हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं सीए इंटर एसएम एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अभी तक दोस्तों हमने बाकी 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, तो आज की डेट में इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास एसएम कैप्सूल बुक खुली है, तो ये बुक भी अभी मैंने लॉन्च कर दिया रिसेंटली। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 100 पेजेस सब के सब 5 चैप्टर्स मैंने करवाने की यहाँ पे कोशिश की है। बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बुक को डिज़ाइन किया है। चलो ज़्यादा टाइम उस पर ना स्पेंड करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको चैप्टर नंबर 2 फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, तो ये चैप्टर बोलता है मेजरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आप एनालिसिस करोगे, बट स्टिल इन्होंने जब आईसीए ने मटेरियल बनाया कुछ एक मिक्स करके बना दिया है, तो कुछ एक आपको हो सके बिल्कुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा कंटेंट ना मिले, बट जैसा भी कंटेंट है हम एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, तो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है कि जब आप एनालाइज कर रहे हो तब आप एक्सटर्नल एनालिसिस भी करोगे, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मिलेंगी, स्वॉट में हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, और फिर इंटरनल एनालिसिस भी करोगे, जिससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती है। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल की बात करोगे यहाँ पे इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, इंटरनली कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंसेज, आप उसकी बात करोगे। क्लियर है। चलो, हमने फिर इसकी लिमिटेशंस देखी थी कि 2 लिमिटेशन है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। पहले तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, बट आपको ये नहीं बताता क्या करना है, ये आपको ह्यूमन ब्रेन का डिसीजन लेना पड़ता है आपको क्या करना है। सेकेंडली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलो, अब इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कई बारी, व्हाट आर द इश्यूज टू बी कंसिडर्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। तो उसका टायर एक निमोनिक है, अगर आपको कुछ और अच्छा बनाना है डेफिनेटली बनाना, बट टायर से आप याद रख सकते हो कि जब आपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया, इंटरनल एनवायरनमेंट स्कैन किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैन किया, तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। पहले तो स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता है स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है, प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये तो हुआ टी से। अच्छा, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, वो ये बोलता है कि जब आप स्ट्रेटजी एनालाइज कर रहे हो तब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना। ये नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन ले लिया, ये नहीं सिर्फ इंटरनल बेसिस पे ले लिया, दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लेना। थर्ड इज रिस्क। ये क्या चीज़ है कि आपको नहीं पता अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटीज रहती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, टेक्नोलॉजी हो जाती है चेंज, बूम्स आ जाते हैं, रिसेशंस आ जाते हैं, तो बहुत कुछ होता रहता है। तो कई बार जो आपने स्ट्रेटजी एनालिसिस स्टार्टिंग में किया था कि ये होगा, बट वो अजम्पशंस फिट नहीं बैठती, या एक्चुअल में जो होगा वो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, इसलिए एक ना कहीं रिस्क है। तो आप याद रख लोगे, टी से टाइम, आई से इंटरनल एक्सटर्नल का यहाँ पे आपको बैलेंस रखना है, और आर से दोस्तों रिस्क का भी ख्याल रखना है। तो अपने पास यहाँ पे ये 3 इश्यूज हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका निमोनिक है लॉजिक, तो जब भी अगर आपसे बेनिफिट पूछे लॉजिक बता देना उसको। अच्छा, इससे आपको अपॉर्चुनिटी पता चलती है, थ्रेट पता चलते हैं जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे। फिर गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कि जब आप एनालाइज करते हो आपको तभी पता चलता है कि कौन से रास्ते जाना है, कौन से रास्ते नहीं जाना, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही है कि आपको एक डायरेक्शन मिलती है ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हो कि क्या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, क्या नहीं चेंज हुआ, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी अपडेट करते रहते हो। फिर इमेज बिल्डिंग के लिए काम आता है कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, कुछ एक सेंसिटिविटी है एनवायरनमेंट में, तो उस हिसाब से आप अपनी ब्रांड इमेज को इम्प्रूव कर सकते हो। लास्ट में क्योंकि कॉम्पिटिशन है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स नए एक्शन लेते रहते हैं, या फिर अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की, तो फिर आप कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करोगे। इसलिए ये 5 के 5 यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। आईसीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए डायरेक्टली उठ के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बेनिफिट्स हैं। लॉजिक है बेनिफिट अपना, एल से कंटिन्यूस लर्निंग, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जी से डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, आई से इमेज बिल्डिंग, और लास्ट वाला सी से कॉम्पिटिशन। क्लियर है दोस्तों। चलो एक बार आप आ जाओ, मेरे साथ रिपीट करो। लॉजिक, एल से है कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जी से ग्रोथ, आई से इमेज बिल्डिंग, और सी से है कंपटीशन। तो ऐसे करके लॉजिक से आप 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो, आपके सीधा नंबर बन जाएंगे।
फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट लेती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा। फिर उसकी क्या फॉर्मुलेशन है स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मेथड, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो माइक्रो इन्वायरमेंट, चांसेस बहुत कम है, हो सकता है एमसीक्यू एक आधा आ जाए तो आ जाए, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो इन्वायरमेंट वो चीज़ें जो एक स्मॉल एरिया है, आपकी इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द बिजनेस है, जैसे आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, जिनसे आपका रोज़ का वास्ता है, डायरेक्ट हमारा लेना देना है, वो आपका है माइक्रो इन्वायरमेंट। तो फिर इसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या एड्रेस करने हैं इश्यूज फॉर द माइक्रो फैक्टर्स। तो अगर ये क्वेश्चन आया, आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को याद रख लेना कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो आपको इंटरनली माइक्रो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़, अच्छा हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, हमारी लोकल कम्युनिटी, हमारे डायरेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल। तो अगर ये क्वेश्चन आया, स्टेक होल्डर याद कर लेना, फिर उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो देख लेना। एम्प्लॉयज़ के लिए कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, कस्टमर बेस क्या है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, सप्लायर्स के लिए आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर आपके कीवर्ड रहेंगे, उसके अराउंड आप एक एक दो लाइनें ड्राफ्ट कर सकते हो। चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। दोस्तों हमने देखा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, जो बाहर से इम्पैक्ट करता है, वो दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलो एक बार आपको एक्सप्रेस स्टार्ट से चीज़ दिखा देता हूँ। चलो ये मैंने खोल लिया अपने एसएम के एक्सप्रेस स्टार्ट्स। तो इसमें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अपने पास मेजरली दो तरह का, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी दो तरह का, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो इमीडिएट पेरिफेरी है, सबसे क्लोज आपके स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आता है एक मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को, लार्जर बिजनेस को रिलेट करता है। इसमें हम एक टूल पढ़ेंगे जो है आपका पेस्टल टूल, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या होता है, एमएनसीज में क्या होता है, फिर कुछ और स्ट्रेटजीज की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ एक बार कैप्सूल के ऊपर अपनी चैप्टर नंबर 2 पे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, जो बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है, बड़ी चीज़ें जैसे कि इकोनॉमी है आपकी, लीगल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी फैक्टर है। तो जो पेस्टल के फैक्टर्स हैं वो आपके आउटसाइड वर्ल्ड में हैं, जो कि बियॉन्ड योर डायरेक्ट कंट्रोल है, वो आपके पास मैक्रो इन्वायरमेंट है। अच्छा, अब देखना है इसकी क्या क्या वर्ड्स हैं, फटाफट से रन थ्रू करवा देता हूँ। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कि जब हम अपनी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि उसका क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या रेस है, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनका इनकम है। बेसिकली इंडिया की मान के चलो 150 करोड़ की पॉपुलेशन, हमने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, तो वो हो गया डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। अच्छा, अब सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट कि जब हमने सोशल बिलीव, सोशल सोसाइटीज़ के हिसाब से बांट दिया कि उनके क्या सोशल कल्चर्स हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, जैसे यूएस और इंडिया में सोसाइटी में कितना फ़र्क है। तो उस हिसाब से आप अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हो कि आपका इंडिया में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, यूएस में क्या थी। तो उस हिसाब से बिजनेस को जो लोकल सोशल है, कॉजेज़ है, सोशल बिलीफ है, उस हिसाब से बिजनेस को मानना पड़ता है। क्योंकि अगर मान के चलो एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में करने आ गया, तो जो इंडिया का सोशल कल्चर है उसको मानते हुए ही उस बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाओ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे इकोनॉमी है हमारी, तो इसमें डिफरेंट अपने पास फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, पर कैपिटा इनकम। तो जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो सारी इकोनॉमी एज अ होल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। अच्छा, जिसमें आपके पास ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाएगा, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल्स पे। इससे आपको स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट पता चलता है। क्लियर है। अब आ जाओ पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट क्या है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे ले रही है, लॉज एंड रेगुलेशंस कंट्री में मेंटेन है कि नहीं है। तो ऑल द पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, जैसे इंडिया में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में कभी मिलिट्री की सरकार आ जाती है, कभी गवर्नमेंट आ जाती है, तो बहुत कुछ होता रहता है, पॉलिटिकल इनस्टेबल है वो। बट एज अ बिजनेस हमेशा कोशिश होगी कि आप वहाँ बिजनेस करो जहाँ पे साउंड लीगल बिजनेस है, साउंड पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। ठीक है, फिर आ जाओ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें हमने देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती रहती है, आए दिन कई बिजनेस बन जाते हैं। एग्जाम्पल जोमेटो, एग्जाम्पल आपका उबर, ओला, जो नई टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं। और कई पुरानी टेक्नोलॉजीज जो आउटडेटेड हो गई वो अब आउट ऑफ मार्केट हो गए, जैसे कि नोकिया पहले होता था या लैंडलाइन फ़ोन होता था।
तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप काम करते हो, हाउ बिजनेस इज ऑपरेट, सब कुछ चेंज होता है अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी। तो बेसिक है, एक बार आप पढ़ लेना, बट आपको इसका मतलब ऑलरेडी पता होगा। चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है पेस्टल एनालिसिस क्या होता है। पेस्टल एक फुल फॉर्म है, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और लास्ट वाले ई से इन्वायरमेंटल। तो ऐसे करके एक अपने पास पेस्टल है। तो यहाँ पे जो आपने फैक्टर्स पढ़े पेस्टल के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो उन्हीं को आप एक एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करके आ सकते हो अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया पेस्टल में से। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर लो, स्टेबिलिटी की बात कर लो, इकोनॉमिक में वही आप 3-4 फैक्टर्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे ही करना है। पेस्टल आपको पता है, स्टार्टिंग का एक आधा पैरा लिख के आओगे एग्जाम में, फिर यहाँ पे आपने पेस्टल लिख के आओगे और उसकी एक एक दो लाइनें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, कि जैसे सोशल में कल्चरल नॉर्म्स, डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अंदर का कंटेंट बना सकते हो, बट वो रिलेटेड होना चाहिए टू द हेडर्स। और अगर एक केस स्टडी में आया तो आप यहाँ से कीवर्ड्स उठा सकते हो, प्लस क्वेश्चन की 2-4 लाइनें उठा के डिपेंड्स ऑन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आंसर लिख सकते हो। लीगल फैक्टर्स में आपके लॉज एंड रेगुलेशंस आ गए, फिर इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, आप इसकी बात कर सकते हो। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन जिसमें से मेन उठ के आता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये काफ़ी इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें मान के चलो भी आप सीए लिमिटेड इंडिया में काम कर रहे थे, अब आप बोलते हो कि आप यूएस में भी काम करोगे, बेसिकली एक एंटिटी जब ग्लोबल हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एमएनसी के, देखना कि एक तो मल्टीपल यूनिट्स हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हो, यूएस में काम कर रहे हो, यूके में काम कर रहे हो, और सबकी कहीं ना कहीं कॉमन ओनरशिप है, ओनर सबका एक है, तभी तो एमएनसी बनेगा, वरना तो अलग अलग कंपनीज बन जाएंगी वो। बट जो प्राइमरी ओनर है सब कंपनीज का कहीं ना कहीं एक ही है, सबकी कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं जैसे मनी एंड क्रेडिट, और सबकी कहीं ना कहीं कॉमन स्ट्रेटजी है। तो 3 फैक्टर्स, मल्टीपल यूनिट्स बट सबकी ओनरशिप सेम, उनके रिसोर्सेज कॉमन है, उनकी कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रेटजी भी कॉमन है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप्स क्या हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले देख लो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्या है, इंटरनल क्या है। बेसिकली आपने स्वॉट किया इंटरनेशनल का, फिर आपने देखा कि क्या स्कोप है हमारे ग्लोबल ऑपरेशंस का, कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर उसको आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनाई फॉर द ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले स्वॉट कर लो क्या स्वॉट करना है, फिर ऑपरेशंस का स्कोप बना लो, ऑब्जेक्टिव सेट करके अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बना लेना। तो ये स्टेप्स है, आने के चांसेस कम है, बट अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें से 1-2 लाइनें लिख सकते हो जो आपकी मेन कॉन्सेप्ट की लाइनें होती हैं, फिर बाद में आप यहाँ पे स्टेप्स आके ये 4 स्टेप्स लिख सकते हो। अच्छा, अब आओ मेन मुद्दे पे, जिसमें से क्वेश्चन आईसीआई बहुत पूछती रहती है कि वाई डू बिजनेसेस ग्रो ग्लोबल, क्यों ग्लोबल जाती हैं। उसके यहाँ पे रीजंस गिवन है कि मान के चलो आपने इंडिया में ग्रो कर लिया, बट इंडिया में अब आपके पास ग्रोथ और चाहिए, व्हेन यू नीड टू ग्रो। तो यहाँ पे कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, देखना। सबसे पहले जब आपको ग्रोथ की ज़रूरत है इसीलिए ग्लोबल जा रहे हो। अच्छा, हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट कंप्लीट नहीं है, एडुकेट नहीं है, अब मुझे ग्लोबली किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, या फिर जब आपने ग्रो कर लिया लोकली, अब आप ग्लोबल ग्रो करना चाहते हो। तो 3 रीजंस एक ही तरह के हो गए ग्रोथ के लिए, नीड टू ग्रो, अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडुकेटेड एंड रिच, और तीसरा है कि व्हेन योर प्रोडक्ट हैज़ ग्रॉन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ लोकल मार्केट, अब आप इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस लाना चाहते हो। अच्छा, और रीजंस क्या हो सकते हैं कि मान के चलो वहाँ पे सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, चीपर रॉ मटेरियल है, या फिर टैक्स रेट्स वहाँ पे कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कम मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है इसीलिए ग्लोबल जा सकते हो। जैसे इंडिया में बीपीओ फर्म्स आती हैं, चाइना में कितनी मैन्युफैक्चरिंग जाती है, इसलिए तो जाती है। या फिर आपको कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करना है, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, याद है। तो ऐसे करके आप 6-7 पॉइंट्स यहाँ से कवर कर सकते हो। एक बार फटाफट मेरे साथ आ जाओ, रिवाइज कर लो। सबसे पहले नीड टू ग्रो, फिर डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडुकेटेड एंड रिच। तीसरा फैक्टर आ जाएगा आपका कि जब आपका प्रोडक्ट लोकली ग्रो कर चुका है, अब आपको उसको ग्लोबली ग्रो करना है। अच्छा, फिर अब बात करो कॉस्ट रिडक्शन की, या तो बाहर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, टैक्सेशन लॉज आपके अच्छे मिल रहे हैं, या चीपर रॉ मटेरियल है, या फिर चीपर लेबर अवेलेबल है, तो ऐसे करके आप ग्लोबल जा सकते हो। या फिर आपको कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करके ग्लोबल ग्रोथ करना है, तो इसलिए आप जा सकते हो।
चलो अब आ जाओ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे हमने देखा था 3 तरह का एनवायरनमेंट होता है। मल्टीनेशनल, जैसे कि जब आप ग्लोबल लेवल पे देख रहे हो इंडिया का क्या है, यूएस का क्या है, यूके का क्या है। मल्टीनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे देख रहे हो, वो सबसे बड़ा। फिर आप इसको थोड़ा और डीप जाओगे रीजनल लेवल पे, जैसे एशिया पैसिफिक बोल देते हो, या मिडल ईस्ट हम बोल देते हैं ना, दुबई एंड ऑल कंट्रीज को मिडल ईस्ट लेवल, तो उस रीजनल लेवल पे कर सकते हो। फिर उस रीजन से उठ के नीचे हर एक कंट्री लेवल पे भी आप एनालाइज कर सकते हो कि दुबई में क्या हो रहा है, सऊदी में क्या हो रहा है, ऐसे करके आप कंट्रीज पे भी जा सकते हो। बट ये मेजरली 3 लेवल है, एमसीक्यू में आ सकता है या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है। मल्टीनेशनल सारे ग्लोब का, रीजनल किसी एक रीजन का, एग्जांपल मिडल ईस्ट, और यहाँ पे हर एक कंट्री का। चलो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार नया यहाँ पे ऐड हुआ कि प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स बताओ। बहुत ईजी का है, आपको पता होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तो प्रोडक्ट टेंजिबल हो सकता है या फिर इनटेंजिबल हो सकता है। हर प्रोडक्ट का प्राइस होता है, इसके कुछ एक सर्टेन फीचर्स हैं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। ये पाइवटल है बिजनेस का, क्योंकि आपका बिजनेस प्रोडक्ट के बिना तो चलेगा ही नहीं। एक आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, मान के चलो सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर, तो हम सारी दुनिया में क्या बेच रहे हैं, सर्फ और डिटर्जेंट ही तो बेच रहे हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक या तो वो टेंजिबल या इनटेंजिबल, पक्का उसका प्राइस होगा। कुछ एक उसके फीचर है जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, पाइवटल फॉर द बिजनेस है, और इसका एक यूजफुल लाइफ होता है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्ट के, तो आप ये हेडर्स सेम लिख सकते हो। बाकी कीवर्ड्स थोड़े से हाईलाइटेड है, आप उनको पढ़ के चले जाना। अंदर वाली लाइनें आप डेफिनेटली एक बार इससे हिंट लेके लिख सकते हो। चलो अब आओ मेन पे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू भी आएगा और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपका ऐसा दिखता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें यहाँ पे अपनी सेल्स हैं, यहाँ पे अपना टाइम है। ये मॉडल क्या बोलता है कि जब आपने कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तब आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है कि जब कंपटीशन भी बहुत लेस है, धीरे धीरे आपकी डिमांड है बट धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लो ग्रोथ ऑफ रेट है, जस्ट अभी आपने स्टार्ट ही किया। अच्छा, फिर एकदम से आपकी मार्केट में एक्सेप्टेंस आ गई, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ गया, फिर एक ग्रोथ मार्क शुरू हो जाएगा। जब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, काफ़ी सारे नए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बट यहाँ पे फिर कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ जाएंगे। फिर आएगा एक मैच्योरिटी स्टेज कि जब मान के चलो एकदम हमने बहुत हाई ग्रोथ तो कवर कर ली, बट अब ना ग्रोथ मार्केट जितनी थी सब कवर हो चुका है, कहीं ना कहीं मार्केट आपकी मैच्योर हो चुकी है, कॉम्पिटिटर्स मैच्योर हो चुके हैं, तो अब आपके पास ग्रोथ तो होती है बट बहुत ही लो रेट पे होती है, कहीं ना कहीं आपका स्टेगनेंट यहाँ पे हो जाता है बिजनेस। अच्छा, फिर एक बारी जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होगी, एग्जांपल लेके चलो नोकिया, स्टार्टिंग में आया था, फिर एकदम बहुत ग्रोथ ली, कुछ टाइम के लिए मैच्योरिटी पे रहा, अब एकदम खत्म हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो आफ्टर प्रोडक्ट उसका एक लाइफ साइकिल है, जब वो लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है तब वो डिक्लाइन में चला जाएगा, जिससे उसकी सेल्स डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे बिजनेस को चाहिए कि इससे एग्जिट कर जाए। क्लियर है? ये 4 स्टेजेस हैं, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर कम है, ग्रोथ कम है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कॉम्पिटिटर भी नए आ रहे हैं, प्राइजेस में फॉल। फिर मैच्योरिटी में तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे एंटर हुए थे। फिर यहाँ पे मार्केट उतना ग्रो नहीं कर रहा, वही मार्केट में आप लोग कम्पीट कर रहे हो, तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। डिक्लाइन में तो आके आपके प्रॉफिट से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, बिजनेस डाउन जाना शुरू हो जाता है, जिसको आपको अवॉइड करना है। चलो ठीक है, अब आ जाओ वैल्यू चेन एनालिसिस पे। ये भी आपके माइकल पोर्टर साहब ने ही मॉडल दिया है वैल्यू चेन एनालिसिस का, इसको बता देता हूँ आपको। तो इन्होंने क्या बोला कि जब एक मान के चलो आपके पास फर्म है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म का एग्जांपल लिया कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म जब काम कर रही है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ सारे बिजनेस को मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती है। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी जो 5 तरह की एक्टिविटी हैं, फिर सपोर्ट एक्टिविटी जो 4 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं कोर होती हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बट ये सपोर्ट एक्टिविटी इन 5 कोर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो ये माइकल पोर्टर साहब ने बोला, उन्होंने पहले बताया कि आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन है। देखना, इसके लिए आप एग्जाम्पल याद कर लो कि जैसे हमने देखा था आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, तो सबसे पहले सप्लायर के पास रॉ मटेरियल होता है, उससे रॉ मटेरियल आपके पास फैक्ट्री में आता है, फिर फैक्ट्री से आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर को भेजते हो, फिर उसकी सेल होती है और यहाँ पे लास्ट में हैप्पी कस्टमर आपके पास रहता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस है। अब इसी के अराउंड एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जब आपका प्रोडक्ट सप्लायर से आपकी फैक्ट्री तक आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स।
फिर ऑपरेशंस, जब आप उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे ताकि आप उनको बेच पाओ, ऑपरेशंस। अच्छा, फिर यहाँ पे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो हमने प्रोडक्ट बना लिए, फिनिश गुड्स तो बन गए, अब इसको कस्टमर तक भी तो पहुँचाना है, तभी तो कस्टमर उसको कंज्यूम कर पाएगा, तो ये हो गया आपके पास आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, अब कस्टमर को कन्विंस भी तो करना है कि उस खरीद ले, मार्केटिंग करोगे, एक्चुअल में सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपकी फोर्थ है प्राइमरी एक्टिविटी। ये कर लिया, प्रोडक्ट बिक गया, कस्टमर तक पहुंच गया, सब हो गया। अब अगर आपको चाहिए तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कि जब बिक गया माल तो कस्टमर को चाहिए तो आफ्टर सेल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। तो ये अपनी 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पे 4 हैं आपके पास सपोर्ट एक्टिविटीज़, जो कि इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाली हैं। देखना, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके पास इंफ्रा तो सबसे पहले चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, कुछ एक आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, कुछ एक आपके पास फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, तो यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन से सबसे पहले चाहिए कि एम्प्लॉयज़ आए, एम्प्लॉयज़ काम करें, आपके पास मैनेजर्स हों, डिफरेंट हायरार्की हो, तो यहाँ पे आपके पास एक HR रहेगा। फिर इसके बाद अगर आपको चाहिए तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कि क्या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही हैं, कैसे आपका काम चलेगा। और लास्ट में प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़, कि इन सब के लिए आपको कहीं ना कुछ खरीदना पड़ता है, आप प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ करते हो, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी भी लिस्टेड है। क्लियर है? चलो मेरे साथ एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके ऊपर ऑपरेशंस, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अच्छा, सपोर्ट एक्टिविटीज़ 4 तरह की, पहले फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपकी HR आ जाएगी, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और लास्ट में आपके पास प्रोक्योरमेंट। चलो, ये मॉडल आया तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बना सकते हो, क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। या आप पढ़ लेना एक बारी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ वैल्यू क्रिएशन पे। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है दोस्तों, ये भी हमने देखा था कि मान के चलो जब आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उसका 0 होता है, कुछ भी नहीं हमने किया, फिर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, ऑपरेशंस करते हो, सारी की सारी कॉस्टिंग लगती है, तो मान के चलो 25 रुपये आपकी कॉस्ट आई। ये क्या है? फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अच्छा, बट आपने 25 वाला प्रोडक्ट अब 40 में बेचना शुरू किया, जो आपने सेलिंग प्राइस रखा, तो ये तो आपका हो गया 15 रुपये का मार्जिन, इसको हम बोलते हैं फर्म्स मार्जिन। तो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे काम होता है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब ये क्या बताता है कि आपने तो मान के चलो 25 का प्रोडक्ट 40 में बेचना शुरू किया, बट कस्टमर क्यों खरीद रहे हैं? मान के चलो कि कस्टमर को क्या लग रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 40 से भी ज़्यादा है, तो वो 40 में खुशी खुशी आपसे प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। तो वैल्यू क्रिएशन क्या है कि जब आपने कस्टमर के एंगल से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट इतने अच्छे बना दिए कि जो कस्टमर है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी लगा पा रहा है, जिस वजह से आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो मान के चलो 40 में आपने बेचना शुरू किया, बट कस्टमर को लगता है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 50 है, तो ये 10 रुपये क्या है? कस्टमर का सरप्लस है, कि अगर आप मान के चलो कल को 45 भी कर दोगे ना, तो कस्टमर को लगता है कि 50 रुपये भी वर्थ इट है, तो वो 45 में भी खरीद लेगा। अच्छा, और अगर इस सब का डिफरेंस देखूं 25 से 50 तक का, तो इसका बोला जाता है प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड, कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो। क्लियर है? तो ये आपका वैल्यू क्रिएशन का है, जिसमें आपने कॉस्ट देखा, फिर सेलिंग प्राइस रखा, और बाद में वैल्यू टू कस्टमर क्या है वो आप यहाँ पे कवर कर लोगे। चलो आ जाओ कैप्सूल के ऊपर। यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, यूटिलिटी जो कस्टमर लगा पा रहा है, प्राइस आपका सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट जितने में आपने वो प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, फिर जो मेन है इसमें चैप्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। ये क्या बोलता है भाई साहब कि जब आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, इंडस्ट्री कैसी है कैसी नहीं है, आपको कुछ नए बिजनेस में जाना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में देखना है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा, इन्होंने बोला कि 5 तरह की फोर्सेज हैं। सबसे पहले तो ये फोर्स कि राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, की जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं उनके अंदर क्या घमासान चल रहा है, क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है। फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि हो सकता है कल को नई कंपनी भी आए, एग्जाम्पल एप्पल, वो भी बोले कि उन्हें भी सर्फ बनाना है, तो यहाँ पे थ्रेट रहता है न्यू एंट्रेंट्स का। इसमें ICA का फेवरेट क्वेश्चन है बैरियर्स टू एंट्री, तो उसको एक बार कवर कर लेंगे अच्छे से कि क्या बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स लगे होते हैं जिससे फ्रेश एंट्रेंट यहाँ पे मार्केट में हो सकता है एंटर ना करें। अच्छा, इसके अलावा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कि मान के चलो अभी तो हम सर्फ बेच रहे थे, बट कल को लिक्विड डिटर्जेंट आ जाता है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो कस्टमर उन पे भी जा सकता है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे भी जा सकता है। उससे क्या थ्रेट आ रहा है उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स,
कि आपके सप्लायर्स कैसे हैं, कितने नंबर में हैं। उधर से भी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर आता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है। और यहाँ पे एक बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी तो आपके कंपटीशन डालते हैं कि मान के चलो आपने बोला कि मैं 50 में बेचूंगा, कस्टमर बोलता है नहीं नहीं भैया मैं तो 40 दूंगी, तो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ही तो है। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में मम्मी करती है ना हमारी, बिल्कुल। तो यहाँ पे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि की सोर्स ऑफ कंपटीशन जब आपको बिजनेस में एनालाइज करना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इंपॉर्टेंस है सबकी, तो आप यहाँ पे इस मॉडल में आते हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि 5 एरियाज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। तो अगर क्वेश्चन आया कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एक्सप्लेन करो, तो आप चाहिए तो ये डायग्राम बना सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, स्किप करके आ सकते हो। ये आप 5 हेडर्स ऐसे लिखोगे, ठीक है, और एक हेडर जैसे आप लिखोगे उसको एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद, तो आप इसको यहाँ पे 5 को एक्सप्लेन कर सकते हो और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अंदर के कीवर्ड्स लिख सकते हो। बाकी मैं अभी आपको कीवर्ड सबके करवा देता हूँ। सबसे ज़रूरी है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जिसमें से क्वेश्चन आता है मेजरली कि आपके पास कॉमन बैरियर्स क्या हैं जिससे आप नए एंट्रेंट को रोकते हो। एग्जाम्पल एप्पल को रोकते हो कि वो सरफ या डिटर्जेंट मार्केट में ना आए, तो इसका हमने मेमोनिक बनाया था रेड बेड्स। तो अगर आप लाल कलर के बेड्स बिछा दोगे, रेड बेड्स बिछा दोगे, तो कहीं ना कहीं बैरियर टू एंट्री बन जाएगा, नई फर्म्स मार्केट में नहीं आएंगी। अच्छा, अब देखना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कि मान के चलो एयरलाइन बिजनेस है, बिजनेस शुरू करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो आप नए फर्म्स नहीं आ सकती। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कितने लार्ज वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हो, कैपिटल रिडक्शन टेक्निक्स लगा चुके हो, डिक्लाइन इन पर यूनिट कॉस्ट आपका इतना अच्छा हो चुका है कि नई फर्म सोच के भी आपसे कम्पीट नहीं कर सकती। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, कि आपने कुछ एक स्पेशल यूनिक फीचर्स ऐड करे हुए हैं जो कस्टमर्स बहुत हाईली वैल्यू करता है, तो हो सकता है कि जो नया कॉम्पिटिटर आए वो उतना डिफ्रेंसिएशन अच्छे से ना कर पाए, कस्टमर के प्रोडक्ट्स को लाइक ना करे, तो इस वजह से हो सकता है कि एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाए। स्विचिंग कॉस्ट, कि जैसे एयरटेल जियो का हमने एग्जांपल लिया था कि अभी आप जियो में हो, आपको एयरटेल अगर सस्ता प्लान भी निकालती है, बट कई बार स्विच करने में आप सोचते हो क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट लगती है। तो ऐसे ही जब आपको एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में शिफ्ट होने के लिए काफ़ी हाई कॉस्ट देनी पड़ती है, तो वहाँ पे एक बैरियर टू एंट्री आ जाता है, फ्रेश फर्म्स मार्केट में हो सकता है ना आए। फिर ब्रांड आइडेंटिटी, कि जैसे एप्पल है या फिर सैमसंग है, उन्होंने इतना अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया कि कस्टमर उनके ब्रांड से ही प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो अगर आपकी फर्म की ब्रांड आइडेंटिटी अच्छी नहीं है और कस्टमर ब्रांड्स को वैल्यू करता है, तो हो सकता है आपकी सेल अच्छी ना हो। फिर असेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पे HUL का, कि HUL जब अपने प्रोडक्ट्स बेचती है उसके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है ऑल ओवर इंडिया कि वो फटाफट से नए ब्रांड लॉन्च कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। बट आप बीइंग अ न्यू कॉम्पिटिटर, क्या आपके पास असेस है? नहीं है। और क्या ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस रन करने के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए एक बैरियर टू एंट्री बन जाएगा। अब आप चाह के भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में ना एंटर करो। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर, कि जो ऑलरेडी फर्म्स काम कर रही हैं, जैसे कि हमने सरफ में सोचा था P&G काम कर रही है, HUL काम कर रही है, तो वो आपको रिटेलिएट करेंगे, आपके साथ यहाँ पे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मार्केट से बाहर कर दे। तो ये भी क्या है, एक बैरियर टू एंट्री है। समझा मतलब सबका? चलो अब इसको याद करते हैं। रेड बेड्स, आपको रेड बेड्स बिछाने हैं, ठीक है। चलो R से क्या दोस्तों है अपने पास? रिटेलिएशन, कि रिटेलिएशन हो सकता है। E से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आपको ध्यान रखना है। D से प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। B से आपके पास यहाँ पे ब्रांड की आइडेंटिटी। देन E से कुछ नहीं है, छोड़ो उसको। उसके बाद D से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके, और लास्ट में आपके पास S से यहाँ पे जो है स्विचिंग कॉस्ट आ जाता है। क्लियर है? रेड बेड्स आप याद कर लोगे, रेड बेड से आपके एंट्री बैरियर्स बन जाएंगे। चलो अब आ जाओ आगे, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मान के चलो कब इनकी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई रहता है, जब बायर्स को पूरी नॉलेज है प्रोडक्ट क्या है, उसके सब्सटीट्यूट्स क्या हैं। बड़े बड़े बायर्स हैं, एग्जांपल डीमार्ट, तो इतना प्रोडक्ट खरीदते हैं, वॉलमार्ट इतना प्रोडक्ट खरीदती है, इनको सस्ते में बेचना पड़ता है। या फिर इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड, कि ऑप्शनल है, खरीदेंगे अगर आप सस्ता लगाओगे तभी खरीदेंगे। या फिर बायर्स आर मोर कंसंट्रेटेड दैन द फर्म्स सप्लाइंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आया कि कब ये हाई होता है, चांसेस कम है इसके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बता रहा हूँ, बट अगर आया तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर ऐसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं
कि जब क्रूशियल टू द बायर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, वहाँ पे अगर नहीं क्रिटिकल था बायर के लिए तो हाई होता था, बट यहाँ पे अगर हमारे लिए क्रूशियल है तो फिर सप्लायर के लिए तो बार्गेनिंग पावर हाई हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं है तो हमें उसी से खरीदना पड़ेगा, उसी सप्लायर से खरीदना पड़ेगा। स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, अगर इस सप्लायर को छोड़ के किसी और सप्लायर के पास गए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, इसी सप्लायर के पास स्टिक करो। या फिर सप्लायर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है दैन द बायर्स, तो अगर ये केस है तो आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई रहता है। फिर आ जाओ नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आईसीए का फेवरेट है ये। फ्लेज्ड, तो इसका मेमोनिक का फ्लेज्ड कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं ऑलरेडी compete कर रही हैं, एग्जांपल सरफ में HUL है, P&G है, डिफरेंट फर्म्स जो सरफ बना रही है, घड़ी बना रही है, उनके बीच कंपटीशन है, तो अगर आपको उनको देखना है फ्लेज्ड आप कर सकते हो। अच्छा, इंडस्ट्री लीडर कि मान के चलो अगर तो इंडस्ट्री लीडर कोई है फिर तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री अच्छी चलेगी, सब उस इंडस्ट्री लीडर को फॉलो करेंगे। बट अगर कोई इंडस्ट्री लीडर ही नहीं है तो सब लड़ेंगे कि हम भी इंडस्ट्री लीडर बने, हम भी इंडस्ट्री लीडर बने, सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कंपटीशन हाई रहेगा। फिर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कि एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनके नंबर कितना है, अगर तो थोड़े ही हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिसिप्लिन रहता है। बट अगर 100 कॉम्पिटिटर हैं, 200 कॉम्पिटिटर हैं तो डिसिप्लिन कुछ नहीं रहता, काफ़ी ख़राब इंडस्ट्री हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट कि जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, अब आपने काम शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, फिक्स्ड कॉस्ट कर दी, तो अब आप चाहोगे कि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े, रेवेन्यूज़ बढ़े ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। इसीलिए हो सकता है कि आप प्राइसेस कम कर दो, रेट कम कर दो ताकि लोग आपसे ज़्यादा बाय करें। एग्जिट बैरियर्स कि जैसे हमने एंट्री बैरियर पढ़े कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए एंट्री बैरियर्स होते हैं, ऐसे ही इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए हो सकता है कुछ एक एग्जिट बैरियर्स हो। तो अगर एग्जिट बैरियर्स बहुत हाई हैं, फर्म्स ऑलरेडी काम करते रहेंगे इंडस्ट्री में, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। फिर डिफ्रेंसिएशन, अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है तो अच्छी है यहाँ पे फर्म इंडस्ट्री, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करके सब प्रॉफिट कमा सकते हो। बट अगर डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है तो सारे प्रोडक्ट एक से हैं, आपके लिए कंपटीशन क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस। फिर स्लो ग्रोथ कि अगर कुछ आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, मान के चलो सारी इंडस्ट्री 1-2% से ही बढ़ती है सारे साल में, तो फिर अगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, मार्केट साइज नहीं बढ़ रहा, सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में लड़ेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एग्जिस्टिंग कस्टमर से कमा पाएँ, कंपटीशन आपका हाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका कीवर्ड है दोस्तों फ्लेज्ड, ठीक है, याद कर सकते हो आप। F से फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा। L से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि इंडस्ट्री लीडर, ओके। E से आपका एग्जिट बैरियर, D से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, अच्छा। GED से कुछ नहीं है, G से आपके पास यहाँ पे स्लो ग्रोथ आ जाएगा कि ग्रोथ कम है, तो ऐसे करके आप फ्लेजिड से याद कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री पे। ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे पोर्टल भाई साहब ने तो बोला कि जब आपको इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो आपके पास ये 5 फोर्सेज हैं, 5 ताकतें हैं। अब ये क्या बोलता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री कब अट्रैक्टिव होगी, जब फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से अच्छी है। अच्छा, देखना कि कभी आप, जब आपके फर्म के प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स आर अबव एवरेज, कि जब आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो दैन द अबव एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि अगर एवरेज 15 है आप 25% कमा सकते हो, तो फिर उस इंडस्ट्री को हम अट्रैक्टिव बोलेंगे। और अगर उल्टा केस है तो फिर आपके पास वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। क्लियर? फिर आओ एक्सपीरियंस कर्व पे, हो सकता है इसमें से एमसीक्यू आ जाए। एक्सपीरियंस कर्व क्या है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहती है आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाता है। तो हमने जैसे देखा कि कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी डाउन आता रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपकी लेबर सीख रही है, जैसे जैसे यूनिट्स बनाओगे एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहती है। हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी सस्ती पड़े, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे बढ़ गए, पर यूनिट कॉस्ट डाउन आती रहेगी। तो ऐसे फैक्टर्स हैं, यही बोलते हैं कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, फर्म आगे काम करती रहेगी, लार्ज स्केल पे काम करती रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट उसकी नीचे आती रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ती रहेगी। क्लियर है? यही आपका एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट है। अगर एमसीक्यू में आया तो आप लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे देखना कि एक्सपीरियंस कर्व एक बैरियर फॉर न्यू फर्म है। जैसे हमने देखा कि अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हो, याद आया दोस्तों? वही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हो, बहुत हाई यूनिट्स बना रहे हो, तो नई फर्म के लिए आपसे compete कर पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, फिर ये पढ़ाता है मार्केट क्या होता है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। जहाँ पे लोग आते हैं मार्केट में प्राइस के लिए प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं, वो आपकी मार्केट है। ठीक है,
फिर यहाँ पे कस्टमर का एक नया कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपसे पूछ ले कस्टमर क्या है, जो बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा है, हु बायज द प्रोडक्ट, बट कंज्यूमर कौन है, जो एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा है। तो हो सकता है दोनों अलग अलग हों। एग्जाम्पल, कस्टमर जैसे आप मैगी की जिद करते थे छोटे होते हैं, तो मैगी लेके कौन आता था, पापा लेके आते थे। तो पापा आपका जो आपके पापा जी हैं वो कस्टमर हैं जो खरीद रहे हैं, बट खाते कौन थे, हम खाते थे, बच्चे खाते थे। तो कंज्यूमर खाते थे, तो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आप हो बीइंग अ कंज्यूमर, बट जो खरीद के ला रहा था कस्टमर लेके आ रहा था जो बाय करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कस्टमर एनालिसिस की थोड़ी सी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब ये इंपॉर्टेंट है कस्टमर बिहेवियर, कि कस्टमर बिहेवियर कैसे करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या क्या एलिमेंट्स हैं जो कस्टमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि जैसे उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखी, टाटा आईपीएल में देखा कि क्या हो रहा है, जैसे पंच ईवी की ऐड आती है काफ़ी सारी, या फिर आपके दोस्तों ने बोला, पीयर रिकमेंडेशंस मिली, उस वजह से जब एक्सटर्नल से इन्फ्लुएंस आया कि मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी चाहिए। या फिर अंदर से आवाज़ आई, अंदर से जिज्ञासा उठी, पापा का मन किया कि ठीक है बच्चों को मैगी खिलानी चाहिए, बच्चों को खुशी मिलेगी, अंदर से उनको फीलिंग आई। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की जाएगी। अगर उनको अंदर से मोटिवेशन आई, या फिर उनका एटीट्यूड ऐसा था बच्चों को मैगी खिलाएंगे, तो जब इंटरनल इन्फ्लुएंस आया तो वो अंदर की बात हो गई। अच्छा, फिर फाइनल में डिसीजन मेकिंग करोगे कि कैसे करोगे, कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स को देखोगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा आप फाइनली वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हो। फिर पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, एक बार मैगी ले ली, खरीद ली, खा ली, अब आप देखते हो कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला, जो आपने सोचा था ओरिजिनली वो हुआ कि नहीं हुआ, ताकि फ्यूचर में आप डिसीजन उस हिसाब से अच्छे से ले पाओ। ठीक है। फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात की गई है। हमने ये देखा कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, काफ़ी हद तक ये देखा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है जैसा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में होता था। तो आप जब सारी कंपटीशन को एनालाइज करना है, कंपटीशन क्या है कैसे है, तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में आप सर्कल्स ड्रॉ कर लेते थे, आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या बोलता है कि आपका कॉम्पिटिशन है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जब आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आ जाओगे। अच्छा, इसके भी स्टेप्स वही हैं कि पहले देखो कॉम्पिटिटर है कौन कौन, कि जिस इंडस्ट्री में आप कर रहे हो। एग्जाम्पल HUL या फिर P&G, कि मैं सर्फ इंडस्ट्री में था, 2 मेरे कॉम्पिटिटर हैं। फिर देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, कि HUL मान लो व्हील बना रहा है, P&G टाइड बना रहा है। अच्छा, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करो। फिर देखो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी ताकतें क्या हैं, इनकी वीकनेस क्या है, तो कहीं ना कहीं इनका आप SW एनालिसिस करो। फिर बाद में इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करके अपना डिसीजन आप ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ, क्या उनकी वीकनेस। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। स्ट्रेटजीज जब आप फॉर्मुलेट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तब आपको यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन है क्या स्टेप्स हैं, काफ़ी बार बार आता रहता है ये भी क्वेश्चन। स्टेप्स, 5 स्टेप्स। पहले आइडेंटिफाई कर लो कॉम्पिटिटर्स को, फिर देखो वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, बाद में उन चारों को कंबाइन करके डिसीजन मेकिंग कर लोगे। क्लियर है। लास्ट टॉपिक, की सक्सेस फैक्टर्स क्या होता है। की का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सक्सेस फैक्टर्स कि अगर आपको उस इंडस्ट्री में सक्सेस चाहिए, आपको कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना है, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब आपको KSF की बात करनी है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनानी, लिमिटेड सेट ऑफ फैक्टर्स रखो जिन पे आप ध्यान दे सकते हो, बट वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कस्टमर एंगल से देखना है कि कस्टमर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, या फिर अगर आपको किसी इंडस्ट्री में सक्सीड करना है, कौन से फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल हमने देखा कार में लोग माइलेज पे बहुत ध्यान देते हैं कि 10 की माइलेज है तो उसको इग्नोर कर देंगे, 20 की माइलेज है खरीद लेंगे, तो हो सकता है वो KSF है। अच्छा, अब एक और लेके चलो, जैसे फ़ोन के फीचर्स आपके KSF रहता है कि फीचर क्या है प्रोडक्ट में, वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे अगर गुच्ची की एग्जांपल लो तो उनका KSF उनकी ब्रांड वैल्यू है कि उनका ब्रांड बहुत अच्छा है, उसी के लिए कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है। अच्छा, इस पे आपको क्लोज अटेंशन करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सक्सेस करोगे, फेल करोगे इंडस्ट्री में, कैसा आपका फीचर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटिव सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, सब KSF से ही यहाँ पे डिटरमाइन होता है। ठीक है। क्या क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि जब आपको आइडेंटिफाई करना है KSF को, कि किस बेसिस पे कस्टमर चूज करता है कि उसको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके हमने एग्जांपल्स ली।
फिर क्या इंटरनली आपके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ हैं ताकि आप जो कस्टमर को चाहिए क्या आप वो प्रोवाइड कर सकते हो, और फिर बाद में आपको एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस कि पहले तो कस्टमर का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे कस्टमर चूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनली देखो कि क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं जो कि ताकि आप कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल हो पाओ, और लास्ट में कि क्या सेलर्स को चाहिए होता है ताकि उनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आए। तो इसको भी हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। क्लियर है। फिर ये बताता है कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता रहता है। जैसे हमने एग्जांपल ली, एप्पल फोन्स के केस में फीचर है, गुची के केस में ब्रांड वैल्यू है, लेट्स से कार के केस में यहाँ पे आपके पास माइलेज है, ब्रांड वैल्यू है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चेंज होता रहता है, हर इंडस्ट्री का अपना KSF है, उस हिसाब से इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो विद दिस वी कंप्लीट द कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा हो। डेफिनेटली आप अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स एंड ऑल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट चैप्टर्स की SM एक्सप्रेस रिवीजन वीडियोस देखनी है वो भी अवेलेबल है। फिर SM का फास्ट ट्रैक बैच रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, यू लाइक द नोट्स एंड एवरीथिंग, तो आप फास्ट ट्रैक बैच में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रिवीजन वीडियोस में तो टाइम कम होता है, बट फास्ट ट्रैक में बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी गई है, सारा क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपको चाहिए तो वो भी अपने दोस्तों को आप रेकमेंड कर सकते हो। विद दिस वी क्लोज द क्लास। डेफिनेटली आप लाइक एंड कमेंट कीजिए वीडियो पे, ये आपका धर्म है, ताकि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर पाओ। लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।